वेरी गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका साई बायोटेक चैनल में। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो हमारा होगा गैसों का आचरण, ठीक है, यानी कंडक्शन ऑफ गैसेस। तो हमारे टॉपिक पे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, आप हमारे साई बायोटेक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट और पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और आपको हमारे एप्लीकेशन का लिंक हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है हमारा गैसों का आचरण, यानी कंडक्शन ऑफ गैसेस। यानी गैसेस क्या अपना उनका जो आचरण होता है, यानी कि उनका जो कंडक्शन होता है वो किस टाइप से होता है, ठीक है। सबसे पहले तो हमें पता है गैसों में द्रव्यमान होता है, यानी कि गैसों में मास होता है। चलिए ठीक है, गैसों में मास होता है, लेकिन इनके जो अणु होते हैं, यानी इनके जो एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, द्रव यानी कि लिक्विड और सॉलिड की तुलना में, लिक्विड और सॉलिड की तुलना में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, ठीक है। दूर होते हैं, क्यों होते हैं, क्यों, जैसे ही अगर ये दूर होंगे तो इनका भार भी कम होगा, यानी कि इनका द्रव्यमान भी कम होगा और इनका आकार भी निश्चित नहीं होगा, इनका आयतन भी निश्चित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने देखा है कि जब एटम्स पास पास में होते हैं तो वो एक पास में होते हैं तो वो एक बंध बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। लेकिन गैसों में क्या होता है कि कुछ अणु जो होते हैं वो बॉन्ड बना लेते हैं और कुछ बॉन्ड नहीं बना पाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि सबसे मेन हमें यहाँ पे ये जानना होता है कि गैसों का आयतन और आकार निश्चित नहीं होता है, ठीक है। यानी कि गैसों का स्ट्रक्चर सेम नहीं होता है, गैसों का स्ट्रक्चर जो होता है वो सेम नहीं होता और आयतन बिल्कुल सेम नहीं होता, वॉल्यूम भी सेम नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि क्या होता है गैसों में, जैसे हमने किसी गैस को एक गुब्बारे में भरा तो उसने गुब्बारे का रूप ले लिया, ठीक है। अब इसी गैस को हम किसी सिलेंडर में डालेंगे, ठीक है, इसी गैस को हम किसी सिलेंडर में डालेंगे तो वो एक सिलेंडर का रूप ले लेगी, ठीक है। तो क्या है कहने का मतलब कि इसका खुद का आकार नहीं होता है और खुद का जैसे स्ट्रक्चर नहीं होता है तो इसका आयतन भी नहीं होता है, लेकिन हम इन्हें दबाकर, यानी कि इन पर दबाव डालकर हम इनका आयतन कम कर सकते हैं, यानी कि हम इन पर प्रेशर डाल के इनका जो वॉल्यूम है वो कम कर सकते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। चलिए, अब गैस में क्या होता है कि गैस में एक तो वॉल्यूम होता है, ठीक है, वॉल्यूम यानी कि आयतन ज्ञात करना होता है, ठीक है। वॉल्यूम यानी आयतन, जिसको हम किससे डोनेट करते हैं, वी से, ठीक है, जिसको हम वी से डोनेट करते हैं, ठीक है। अब सेकंड जो है वो हमारा क्या है, वॉल्यूम तो हमारा हो गया, इसके बाद आएंगे सेकंड प्रेशर, ठीक है। तो प्रेशर यानी कि दबाव, क्योंकि हम गैस पे प्रेशर देते हैं, ठीक है। जो दबाव हमारा होगा वो हमें पी से डोनेट करेंगे और इसके बाद आएगा हमारा टेम्परेचर, ठीक है। तो टेम्परेचर जो आएगा वो उसको हम टेम्परेचर मीन्स ताप को हम टी से डोनेट करेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, अब हमें पी और वी, पी और टी तो हमें पता चल गया कि वी और पी और टी क्या होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, वी से वॉल्यूम, पी से प्रेशर, टी से टेम्परेचर, ठीक है। चलो, अब क्या होगा कि जैसे गैस है, ठीक है, क्या होता है कि गैस का जो मास होता है बहुत ज़्यादा कम होता है, क्यों होता है, जिसकी वजह से वो हवा में उड़ती रहती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसके जो एटम्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, ठीक है। तो वो अपने आप को ना आकर्षित करते हैं ना प्रतिकर्षित करते हैं, वो एकदम फ्रीली होकर घूमते रहते हैं। तो घूमने से क्या होगा कि ना ही वो एकदम अट्रैक्ट होते हैं तो एक दूसरे से चिपकते हैं, जिससे उनका जो द्रव्यमान होता है वो बढ़ता नहीं है, ठीक है। लेकिन इनको हम पास में ला सकते हैं, ठीक है, इनको हम गैस को पास गैस के अणुओं को पास कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इनका हम टेम्परेचर का इनके आयतन को कम कैसे कर सकते हैं, इन पे प्रेशर डाल के, ठीक है। यानी कि प्रेशर डाल के हम इनके आयतन को कम कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कोई बच्चा अगर नहीं पढ़ रहा है तो उस पर क्या होता है कि प्रेशर डाला जाता है, किससे प्रेशर डाला जाएगा, टीचर से प्रेशर डाला जाएगा, ठीक है। टीचर उससे कहेगा कि बेटा आपको पढ़ना पड़ेगा तभी आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है। वैसे ही जैसे बच्चा डिमोटिवेट है तो उसको किसकी ज़रूरत होगी, टीचर की ज़रूरत होगी मोटिवेट होने के लिए, ठीक है, ताकि वो अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट कर सके। ऐसे ही गैसों का जो आयतन है उसको जगह पे लाने के लिए, यानी उसको कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक प्रेशर देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप लोगों को टीचर प्रेशर देते हैं, टीचर नहीं तो आपके पेरेंट्स जो होते हैं वो प्रेशर देते हैं कि बेटा पढ़ाई करो, मतलब जो भी है कि आपको पढ़ना ज़रूरी है तभी आपको सक्सेस मिलेगी, ऐसा, ठीक है। तो ऐसे ही क्या होगा कि हमें गैस पे भी एक प्रेशर डालना पड़ेगा, ठीक है, दबाव डालना पड़ेगा, कहने का मतलब ये है। तो दबाव डालने से क्या होगा कि गैस जो है वो एकदम से पास, गैस के जो अणु है वो पास आ जाएंगे, ठीक है। पास आ जाएंगे तो क्या होगा, इनका जो आयतन यानी कि जो वॉल्यूम होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है।
अब क्या होगा कि गैसों का बहुत सारा आचरण है, यानी कंडक्शन बहुत सारे होते हैं, तो हमें समझ में नहीं आता कि हम गैस को किस तरीके से डिनोट करें, ठीक है। तो उसको करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट आए और एक एक करके उन साइंटिस्टों ने बताया कि वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर का कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंस है गैस में, ठीक है। तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट आए थे उनका नाम था बॉयल, ठीक है। तो बॉयल ने 1662 में एक नियम दिया, ठीक है। उनका नियम क्या था, उन्होंने कहा था कि किसी भी गैस का आयतन, जो कोई भी गैस हो उसका आयतन यानी कि वॉल्यूम, किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है वो प्रेशर यानी कि दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब उन्होंने कहा है कि ये जब है तब मतलब ये नियम जब लागू होगा जब टेम्परेचर को नियत रखा जाएगा, यानी कि तापमान को नियत रखा जाएगा। क्लियर हो गया, यानी टेम्परेचर जो है उसको हमने नियत रख दिया। अब अभी हमने देखा कि V क्या है हमारा वॉल्यूम, ठीक है, और T क्या है हमारा टेम्परेचर, और इसके बाद V वॉल्यूम है, T टेम्परेचर है, और P क्या है हमारा प्रेशर है, ठीक है। P हमारा प्रेशर है। अब क्या हुआ कि इन्होंने कहा है कि वॉल्यूम और प्रेशर जो है एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। चलिए ठीक है, लेकिन कब, किस स्थिति में होंगे, जब T है वो कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट यानी कि नियत होगा, ठीक है, उसका मान चेंज नहीं होगा। समझ में आ गया। जैसे अब जो बॉयल ने नियम दिया था, बॉयल ने कौन सा नियम दिया था, V व्युत्क्रमानुपाती 1/P, ठीक है। यानी कि इनके कहने का मतलब सीधा सा सिंपल सा मतलब ये था कि जब हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो आयतन कम हो जाएगा। नॉर्मल सी बात है, जो अभी हमने पढ़ा था कि हम किसी भी चीज़ पे दबाव देंगे तो उसका आयतन कम होगा ही, ठीक है। क्लियर हो गया। तो उन्होंने भी यही कहा था कि हम जैसे ही गैस पे प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम जो होगा वो कम होता जाएगा। कैसे कम होगा वो और देखते हैं। जैसे कि एक पात्र है, इसमें हमने गैस को, यहाँ पे हमारी गैस भरी हुई है, ठीक है। अब क्या होगा कि ऊपर से हमने इस पर प्रेशर लगाया, ठीक है, ऊपर से हमने इस पर प्रेशर लगाया तो क्या हुआ, गैस के जो अणु दूर दूर थे वो क्या हुआ, अब नज़दीक आते जा रहे थे, ठीक है। तो नज़दीक आने से मतलब क्या हुआ कि प्रेशर जो था वो हमने दिया और जो आयतन था यानी कि जो वॉल्यूम था वो हमारा कम होता गया, ठीक है। तो उन्होंने सिर्फ यही बताया था कि जब टेम्परेचर नियत हो यानी कि तापमान में कोई चेंजेस ना हो तो गैसों का जो आयतन होता है वो परम दाब के यानी कि दबाव के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या, कि जब हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, ठीक है, जब हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम अपने आप डिक्रीज होता जाएगा। क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसके पहले वाली जो क्लास है उसमें मैंने आपको बताया था कि जैसे हम एक प्रेशर देने का भी एक पॉइंट होता है, ठीक है। प्रेशर हम जितना ज़्यादा देते जाएंगे और एक पॉइंट ऐसा आता है कि प्रेशर देते देते हमारी गैस के जो एटम्स होते हैं यानी गैस के जो अणु होते हैं वो इतने पास आ जाते हैं कि वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाने से, जैसे कि एक उदाहरण मैंने आपको बताया था कि जो लाइटर होता है, सिगरेट जलाने वाला जो लाइटर होता है उसमें एक गैस होती है, ठीक है। तो वो जो गैस होती है उसको बहुत ज़्यादा कंप्रेस किया गया था। कंप्रेस ये यानी कि उसको बहुत ज़्यादा उस पर दबाव डाला गया था, तब जाके वो लिक्विड में कन्वर्ट हो पाई थी, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये था हमारा बॉयल का नियम। चलो बॉयल का नियम तो हमने देख लिया। अब बॉयल के नियम पे आधारित हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं, क्योंकि एग्जाम में तो आपके क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे ना कि ये पूछा जाएगा कि बॉयल का नियम क्या था, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले बॉयल के नियम के दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। मेन क्या है इसमें कि अब V तो हमने देखा, V देखा और P देखा, ठीक है, V देखा और P देखा, लेकिन क्या होगा कि इन्होंने कहा था कि हम आयतन और दाब के व्युत्क्रमानुपाती। तो आयतन और दाब कौन कौन से होते हैं हमारे पास, यहाँ पे अब दो आयतन मिलेंगे। क्यों मिलेंगे, क्योंकि प्रेशर डालने से पहले का आयतन और प्रेशर जैसे कि V1 और P1 इजिकल टू V2 और P2। अब ये V1 P1 और V2 P2 क्या है, समझ में आया, नहीं आया। देखिए V1 हमारा प्रेशर डालने से पहले का यानी प्रेशर से पहले का वॉल्यूम है, ठीक है, यानी कि हमारा जो प्रेशर डालने से पहले जो आयतन था हमारी गैस का वो, ठीक है। और P1 क्या है कि हमारा पहले का प्रेशर, जो प्रेशर है वो क्या है, पहले का, ठीक है, प्रेशर जो है वो पहले का है। अब वही सेम V2 यानी कि प्रेशर डालने के बाद हमारा जो आयतन आया है वो
प्रेशर के बाद वाला, और P2 प्रेशर के जो हमने सेकंड प्रेशर दिया था, ठीक है, सेकंड प्रेशर जो हमने दिया था वो, ठीक है, क्लियर हो गया। तो हम इसे Vp इजिकल टू नियत, नियत मीन्स के लिख सकते हैं, ठीक है, या हम इसे V1 P1 इजिकल टू V2 P2 लिख सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने जब इस पे प्रेशर डाला तो इसका वॉल्यूम भी चेंज हो गया और इसका प्रेशर भी चेंज हो गया, ठीक है। तो हमारा पहले का वॉल्यूम और प्रेशर और बाद का वॉल्यूम और प्रेशर दोनों को हम लिखेंगे ना, तभी तो हमारा क्वेश्चन का आंसर सॉल्व हो पाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा कि 120 ml क्षमता के एक बर्तन में, यानी कि क्षमता का एक बर्तन 120 ml यानी कि वॉल्यूम, ठीक है, ये हमारा V1 हमें पहले से ही मिल गया। चलिए ठीक है, 35 डिग्री सेल्सियस यानी कि टेम्परेचर, ठीक है, T यानी टेम्परेचर, और 1.2 बार दाब यानी कि प्रेशर यानी कि P1 दाब पर एक निश्चित मात्रा में गैस है। अब गैस को 180 ml आयतन वाले दूसरे बर्तन में, कितने ml वाले आयतन में, यानी कि V2, ठीक है, बर्तन में 35 डिग्री सेल्सियस पर अगर हम स्थानांतरित करेंगे तो इसका प्रेशर क्या होगा, यानी कि इसका P2 क्या होगा। समझ में आ गया। अब क्या होगा कि इसमें हमने सबसे पहले हमने इन पे मान रखना है। तो पहला मान हमारा होगा V1 P1 इजिकल टू V2 और P2। अब इस पे हमने मान रख दिया और हमारा आंसर आराम से आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? जैसे V1 का मान हमारा है 120 इंटू P1 कितना है हमारा 1.2 इजिकल टू V2 हमें V2 180 ml और इंटू P2 हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब इसमें कुछ नहीं करना, हमें 120 इंटू 1.2 अपॉन 180 इजिकल टू P2 करना है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गई, 12 कम 144 अपॉन 80, तो ये 18 से 14.4 कैंसिल करेंगे तो 0.8 आएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये हमारा बार में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि हमारा जो प्रेशर है वो बार में ही आता है। तो P2 जो था हमारा कितना आंसर में आ गया 0.8 बार, ठीक है। तो ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब ऐसे ही हमारा बॉयल के नियम के अनुसार हमने दूसरा करना है, ठीक है। तो एक गैस है जो 745 मिलीमीटर Hg है, ठीक है, कितनी है 745 Hg। चलो ठीक है। अब इसके बाद इसमें जो क्या लगा है टेम्परेचर, इसका जो टेम्परेचर है वो कितना है 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, कितना है 25 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर हम बॉयल के नियम के अनुसार कर रहे हैं तो हमें टेम्परेचर से कोई मतलब ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें उसमें लिखा है कि टेम्परेचर नियत हो, यानी कि उसी टेम्परेचर पे हमें दूसरा आयतन चेंज करना हो, ठीक है। अगर उन्होंने कहा है कि टेम्परेचर चेंज करके कुछ करना है तो वो हमारा चार्ल्स का नियम या एवोगाड्रो के नियम से आएगा, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन में यह पूछा है, क्वेश्चन में आपसे टेम्परेचर को लेके कोई क्वेश्चन ही नहीं किया गया है, यानी कि आंसर नहीं मांगा है, इसमें सिर्फ आपसे क्वेश्चन ही तो देखिए ना कि इसमें पहले क्वेश्चन में लिखा था कि 120 ml क्षमता के एक बर्तन में 35 डिग्री सेल्सियस पर 1.2 बार हमने दाब दिया, तो दाब देने पर एक निश्चित मात्रा में गैस है, ठीक है। चलो अब दूसरा कि गैस को हमें 180 ml में कन्वर्ट करना है, लेकिन प्रेशर टेम्परेचर वही होना चाहिए। अब प्रेशर बताइए कि हमने प्रेशर कितना देना है कि वो 180 ml में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। अब 1.2 बार में देंगे तो मतलब 1.2 बार में 120 ml हो गया, तो जाहिर सी बात है हमें उसको थोड़ा कम करना होगा, तब जाके उसका आयतन बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि प्रेशर जितना ज़्यादा इंक्रीज करेंगे उतना ही ज़्यादा क्या वॉल्यूम हमारा डिक्रीज होगा, ठीक है। अब इसमें प्रेशर हमने क्या किया, हमने प्रेशर को कम कर दिया, तो प्रेशर हमने जैसे ही कम किया वैसे वॉल्यूम हमारा इंक्रीज हो गया। क्लियर हो गया। ऐसे ही हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि एक गैस 745 mm Hg और 25 डिग्री सेल्सियस पर 250 mm की मात्रा में रहती है, ठीक है, ml की मात्रा में रहती है। उसी समय गैस की मात्रा को हमने 200 ml तक कम करने के लिए कितने अतिरिक्त दाब की आवश्यकता होगी, ठीक है। अब अभी हमने ऊपर वाले में क्या किया था कि हमने उसको ml को बढ़ाना था, अब इसको क्या करना है 200 ml तक कम करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा, वॉल्यूम को कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब चलिए इसको करके देखते हैं। तो सबसे पहले P1 की वैल्यू होगी 745 mm, ठीक है। अब P2 जो है वो हमें ज्ञात करना है, यानी कि पता नहीं है, ठीक है। एक बार P1 हमारा 745 और P2 हमें पता नहीं है, और V1 जो है हमारा 250 है,
250 ml और V2 जो हमारा है वो है 200 ml। ठीक है, अब ये हमारा मिल गया। अब इसमें हमें कुछ नहीं करना है। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 तो अब क्या होगा कि P1 V1 और P2 का मान हमें ज्ञात करना है, तो हमने यहाँ पे कर दिया P1 V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू P2। ये भी कर सकते हैं हम। अब P1 V1 और V2 का मान रख देना 745 इंटू 250 अपॉन 200। बस इसका इंटू करके 220 का भाग दे दो। जो भी आंसर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा। आंसर आया हमारा 931 कुछ करके आएगा। ठीक है, अब 931 में आएगा तो इसमें क्या लिखा है कि कितने अतिरिक्त दाब देना है। ठीक है, तो 931 में हमें माइनस कितना करना पड़ेगा 745। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने ये नहीं पूछा कि कुल कितना दाब लगेगा, उन्होंने पूछा था कितना अतिरिक्त दाब लगेगा, यानी कि 745 मिलीमीटर तो हम दे ही रहे हैं। ठीक है, 745 मिलीमीटर हम मिलीमीटर Hg जो भी है वो हम दे ही रहे हैं, तब जाके 250 ml बन रहा है। ठीक है, लेकिन हमें उसमें गैस की मात्रा को 200 ml करना है, तो हमें कितना ज़्यादा, यानी जितना दे रहे हैं उससे कितना ज़्यादा, तो 931 में से 745 हमने माइनस कर देना है। ठीक है, तो माइनस करने से कितना आंसर आ जाएगा, 5 में से शायद 11 में से 5 जाएंगे तो 6 यहाँ था, यहाँ हो जाएगा, तो 13 में से 5 जाएंगे तो 8 यहाँ हो जाएगा, तो हो जाएगा तो 186 और कुछ पॉइंट में भी आएगा तो वो देख लेना। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। तो ये हमारे बॉयल के नियम के अनुसार हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो बॉयल के नियम में सिर्फ हमने टेम्परेचर पे कोई ध्यान ही नहीं देना है। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर को उन्होंने कहा है कि टेम्परेचर को हमने कांस्टेंट रखा है, यानी कि नियत रखा है। ठीक है, अब सेकंड आते हैं हमारे चार्ल्स के नियम पे। ठीक है, तो ये तो हमारा था क्या था हमारा बॉयल का नियम। अब आएंगे चार्ल्स के नियम पे। तो चार्ल्स ने बोला था जैसे कि बॉयल ने कहा था कि हम प्रेशर और प्रेशर किसके व्युत्क्रमानुपाती होगा, वॉल्यूम के। ठीक है, तो ये हमारा बॉयल का नियम हो गया। चलिए ठीक है, अब चार्ल्स ने क्या कह दिया कि आयतन तापमान के समानुपाती होता है, यानी हम तापमान बढ़ाएंगे तो आयतन भी बढ़ेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। और ये कब दिया था, ये दिया किसने था, चार्ल्स। यह नियम पायनियर बलोनिस्ट जैक्वेस चार्ल्स, ये चार्ल्स का इतना बड़ा नाम है। ठीक है, आप चार्ल्स याद रखें। चार्ल्स ने दिया था 1787 में। ठीक है, और उन्होंने क्या किया था कि वे बहुत सारे प्रयोग कर रहे थे और पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि गैस का जो आयतन है वो ताप पर किस प्रकार से निर्भर करता है, यानी कि गैस का जो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर पे किस तरीके से डिपेंड करता है। तो उन्होंने बहुत सारे वो किए, क्या कहते हैं, प्रयोग किए, जिसमें उनको पता चला कि जो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर के समानुपाती होता है। ठीक है, समानुपाती यानी कि हमने वॉल्यूम बढ़ाया, हमने वॉल्यूम को इंक्रीज किया तो जो टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज होगा, यानी कि टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो वॉल्यूम जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। यानी कि हमने देखा, हमने किसी गैस को हीट किया। ठीक है, तो हीट करने पे क्या होगा, उसके जो अणु होंगे वो और ज़्यादा दूर हो जाएंगे, और ज़्यादा दूर भागेंगे। ठीक है, जैसे हमने मान के चलिए हमने CO2 को एक उसमें बंद करके, कंटेनर में बंद करके उसको टेम्परेचर दिया, तो टेम्परेचर देने के बाद क्या होगा कि वो एक इस कंटेनर्स में बहुत ज़्यादा दूर दूर हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, आपने देखा होगा किसी भी गैस को हम ज़्यादा हीट देते तो वो फट जाती है। क्यों फट जाती है, क्योंकि उसका जो वॉल्यूम होता है वो उसमें समा नहीं पाता है। इस वजह से क्या होता है कि जैसे टेम्परेचर मिलता है तो वो फट जाती है। क्लियर हो गया। चलिए ठीक है, अब क्या होगा कि अब चार्ल्स के नियम ने बता दिया, मैंने आपको बताया बॉयल का नियम और चार्ल्स का नियम। कि बॉयल के नियम में क्या हुआ था कि उन्होंने बताया था कि हम प्रेशर को जितना इंक्रीज करेंगे वॉल्यूम उतना डिक्रीज होगा। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि अब हम टेम्परेचर को जितना इंक्रीज करेंगे आयतन भी, यानी कि वॉल्यूम भी उतना ही ज़्यादा इंक्रीज होगा। क्लियर हो गया। तो इनका जो गणितीय व्यंजक जो था वो था V समानुपाती T। ठीक है, यानी कि K तो हमारा कांस्टेंट में आ जाता है, तो V इज इक्वल टू K और T। ठीक है, अब क्या होगा कि इसमें जो टेम्परेचर होगा वो टेम्परेचर हमें केल्विन में लेना होगा। ठीक है, और केल्विन सेल्सियस को मैंने आपको केल्विन में कन्वर्ट करना बता ही दिया था। कैसे बताया था एक बार और बता देती हूँ कि जो 0 डिग्री सेल्सियस का जो मान होता है वो होता है 273 केल्विन। ठीक है, तो अब क्या होगा
कि जैसे कि हमने मान के 27 डिग्री सेल्सियस है, तो इसमें हमने क्या किया 273 प्लस 27, तो इसमें हमने इसको प्लस कर दिया 7 8 9 10, यहाँ पे 10 की 0 2 और 1 3, तो ये हमारा हो जाएगा 300 केल्विन। क्लियर हो गया? तो ये था हमारा केल्विन, मतलब डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना। अब इससे रिलेटेड हमारे जो क्वेश्चन हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने एक गैस का नमूना लिया, ठीक है, गैस का नमूना लिया मतलब कि एक गैस ली हमने, ठीक है, जो 25 डिग्री सेल्सियस पर थी, ठीक है। यदि हम उसे 60 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देंगे तो गैस का जो आयतन है वो क्या होगा, लेकिन प्रेशर जो है वो क्या हो, स्थिर हो, ठीक है। अभी क्या था कि बॉयल के नियम में हमने देखा था कि टेम्परेचर स्थिर था, ठीक है, बॉयल के नियम में टेम्परेचर स्थिर था। अब चार्ल्स के नियम में क्या है कि दाब को नियत रखे जाएं, यानी कि दाब यानी कि प्रेशर कोई भी नहीं लगेगा, जो प्रेशर है उसी प्रेशर पे हमने टेम्परेचर को बढ़ाया और टेम्परेचर बढ़ाने के बाद जो हमें वॉल्यूम मिला उसको हमें लिखना है, ठीक है। तो अब सबसे पहले गैस का हमने एक नमूना लिया जो कि कितना था 1.5 लीटर था, ठीक है, कितने डिग्री सेल्सियस पे था 25 डिग्री सेल्सियस पे। अब 60 डिग्री सेल्सियस पे 1.5 लीटर कितना होगा, ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसमें हमने मान रख देना है। सबसे पहले मान रखेंगे हम हाँ, जो हमारा होगा P और T था, ठीक है, जैसे P और T था, सॉरी V और T है ना, वॉल्यूम और टेम्परेचर, तो इसको भी हम V1 T1 इज इक्वल टू V2 T2, ठीक है, क्लियर हो गया, ये हो गया। अब क्या होगा हमारा कि सॉरी, इसमें हमने टेम्परेचर जो था वो उसके बराबर था, तो होगा V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2, क्लियर। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें इसमें मान रखना है, तो पहले आएगा V1 यानी कि पहले का जो वॉल्यूम है वो है 1.50 लीटर, फिर V2 जो है वो हमें पता नहीं है, फिर आएगा T1, तो T1 जो हमारा है 25 डिग्री सेल्सियस, तो इसमें हमें केल्विन में करना है तो 273 कर देंगे, तो इसको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 8 6 7 8 और 7 8 9 और 2 का 2 298 केल्विन, और T2 जो हमारा होगा वो 60 है, तो 60 में हमने 273 प्लस कर दिए, तो 3 6 7 6 6 12 13 का 3 और 333 केल्विन। बस अब हमें इसमें क्या करना है, हमें इसमें मान रख देना है। कैसे मान रखेंगे हम कि V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2, ठीक है, ये हो गया। अब V1 का मान क्या है हमारा 1.50 और T1 का मान 298 इज इक्वल टू V2 हमें ज्ञात करना है अपॉन T2 करना है, तो T2 हमारा 333, ठीक है। तो जो भी आएगा वो आपका सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। हमने मान रखा, अब इसको आप इतना हमने मान रखने के बाद इतना आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही हमने हीलियम का देखा कि हीलियम में क्या हुआ कि सेकेंड, हीलियम के एक नमूने का आयतन यानी हीलियम गैस का जो आयतन है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर 520 ml है, ठीक है। उस तापमान की गणना करें, यानी कि अब हमें इसमें क्या याद करना है टेम्परेचर, जिसमें हमें 260 ml जो आयतन है वो हो जाए, ठीक है, और उसका जो दबाव है यानी कि दाब है वो स्थिर रहे। अगर दाब स्थिर रहे पूछा है आपसे तो समझ जाइए चार्ल्स का नियम लगेगा, और अगर ताप स्थिर पूछा है तो समझ जाइए टेम्परेचर स्थिर रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें लिख लेते हैं कि आयतन, सबसे पहले हमारा V1 जो होगा वो हमारा होगा 520 ml, ठीक है, 520 ml, और T1 जो हमारा होगा वो होगा 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, और जो V2 होगा वो 260 ml, और जो T2 होगा वो हमें क्या करना है याद करना है। अब इससे भी आप अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। कैसे, V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2, तो V1 का मान हमारा 520 है और T1 का मान हमारा 100 डिग्री को हमें पहले सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो क्या होगा 273, तो ये हो जाएगा 373, तो ये आ जाएगा 373, ठीक है। अब इज इक्वल टू V2 260 अपॉन T2, बस इसका इंटू और इसका भाग गुणा जो करना हो आप करिए, ठीक है, तो इससे जो हमारा आंसर आ जाएगा।
ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा वो आप बताइए मुझे, और इसका आंसर क्या है वो बताइए मुझे, फिर मैं आपको बताती हूँ सही है या नहीं। ठीक है। फिर थर्ड आएगा हमारा, किसी सेंटीग्रेड तापमान 0 डिग्री सेल्सियस पर गैस का दिया गया आयतन उसके आयतन का 2 गुना हो जाएगा और दाब स्थिर रहेगा। दाब स्थिर रहेगा यानी कि चार्ल्स का ही नियम है। अब इसमें तो हमें कोई भी कुछ भी मतलब एक भी मान नहीं दिया है। अब क्या करेंगे हम, तो किसी सेंटीग्रेड ताप पर 0 डिग्री सेल्सियस पर किसी गैस का दिया गया आयतन उसके आयतन का 2 गुना हो जाएगा। सबसे पहले दिया गया आयतन क्या है, हमने लिखा कि कैसे करेंगे हम कि V1 हमारा V1 जो होगा वो क्या होगा, उसको हम लिखेंगे क्योंकि हमारा आयतन कुछ दिया ही नहीं है तो हम उसे लिखेंगे V। ठीक है। अब V2 जो हमारा होगा वो क्या होगा 2 गुना यानी कि 2n। ठीक है। अब T1 जो हमारा है वो 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री का मान होता है 0 डिग्री सेल्सियस का मान होता है 273 डिग्री, ये हो गया। अब T2 जो है हमारा है वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है। तो V1 इजिकल टू V2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे V1 अपॉन T1 बराबर V2 अपॉन T2। तो V1 का मान V, T1 का मान 273 इजिकल टू V2 का मान 2V अपॉन T2। ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। क्या होगा 273 का इंटू 2 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5, 2 3 जा 6, हाँ 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, 1 कैरी आ गई, 2 2 जा 4 और 5 546 केल्विन। ये हमारा टेम्परेचर निकल आया। ये इसका आंसर है, आप बता दीजिएगा सही है या गलत है। ठीक है। तो ये था हमारा चार्ल्स का नियम। चलिए चार्ल्स का नियम भी हो गया खत्म। अब आएंगे अवोगाद्रो का नियम। तो अवोगाद्रो ने हमें बताया कि समान ताप एवं दाब पर सभी गैसों में क्या होता है, सभी गैसों में क्या होगा, अणुओं की संख्या समान होती है। और यह परिकल्पना सन 1811 में इटली के रसायन शास्त्री एवोगाद्रो द्वारा वर्जिलियस की परिकल्पना को संशोधन करके, यानी वर्जिलियस जो थे साइंटिस्ट उन्होंने जो कल्पना की थी उसका संशोधन यानी उसमें सुधार करके दिया था। ठीक है। एवोगाद्रो ने नियम दिया था, रसायन शास्त्री एवोगाद्रो ने। ठीक है। कब दिया था 1811 में, 1811 में। इन्होंने कहा था समान ताप एवं दाब पर। अब अभी हमारा क्या था कि बॉयल के नियम में, बॉयल जो था बॉयल के नियम में टेम्परेचर को हमने नियत किया था, चार्ल्स के नियम में हमने प्रेशर को नियत कर दिया था। अब इन्होंने कहा है कि आप टेम्परेचर को और प्रेशर दोनों को ही नियत कर दो। ठीक है। तो क्या होगा कि आयतन में, गैसों में समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। अब इन्होंने एक नया बात बता दी कि इनका जो आयतन है वो इनके अणुओं के समान होती है। ठीक है। वो क्या होगी, इनके अणुओं के समान होगी। तो इन्होंने बता दिया कि V समानुपाती यानी कि हाँ V समानुपाती N। N क्या है, अणुओं की संख्या, N है अणुओं की संख्या। चलिए हो गया। तो यहाँ पे था इनका आंसर V अपॉन N इजिकल टू K। K क्या है, हमारा स्थिरांक, और यहाँ पे K जो है वो हमारा समानुपाती स्थिरांक है। और यदि हमारे पास दो गैस हैं तो इनका आयतन भी क्रमशः V1 और V2 हो जाएगा और अणुओं की संख्या क्रमशः N1 और N2 हो जाएगी। ठीक है। क्लियर हो गया। जैसे एक क्वेश्चन मान के चलिए मैं आपको देती हूँ, इसमें होगा तो नहीं वैसे, मैं हाँ चलिए ठीक है। रबड़ की गेंद, ठीक है, रबड़ की गेंद में हमने क्या किया, 0.4 मोल हीलियम, मोल यानी कि अणुओं की संख्या, गैस वाली 5 लीटर गैस भरी जाती है। गैस के अंतिम आयतन की गणना करें जब रबड़ की गेंद में अतिरिक्त 2 मोल हीलियम गैस डाली जाती है। यानी कि हमें 3 चीज़ें तो यहाँ पे दी ही गई हैं, हमें निकालनी कौन सी चीज़ है। ठीक है। यानी कि क्या, V1 अपॉन V2 और N1 अपॉन N2। तो V1 अपॉन V2, चलिए ठीक है, V1 अपॉन V2 V1 अपॉन N1 और इजिकल टू V2 अपॉन N2। ये हमारा एवोगाद्रो नंबर हो गया, फॉर्मूला हो गया। अब इस पर हमें फॉर्मूला में पुट करना है। 0.24 मोल है, ये हमारा V1 है तो 0.4 मोल। अब N1 क्या है हमारा 5, गलत हो गया, क्या हुआ यहाँ पे, V1 जो है हमारा वो हमारा है 5 लीटर
और जो N1 है वो हमारा 0.4 मोल है, ठीक है। अब V2 जो हमारा होगा वो हमें ज्ञात करना है, और जो हमारा N2 है वो हमारा 2 मोल है, ठीक है। तो अब इसे हमें पुट कर देना। तो V1 हमारा कितना है 5 ml, N1 0.4 इजिकल टू V2 हमें ज्ञात करना है, और अपॉन N2 हमारा 2, ठीक है। तो अब क्या होगा कि इसको इंटू और प्लस और माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा V2 इजिकल टू V1 इंटू N2, ठीक है। V1 इंटू N2 अपॉन N1, ठीक है। तो क्या होगा इसमें V1 का मान 5 इंटू 2 अपॉन 0.4, तो 5 दूनी 10, 5 2 जा 10 और 0.4, 0 यहाँ से हटा के यहाँ आ जाएगी, तो कितना हो जाएगा 4 2 जा, इसका आंसर आ जाएगा हमारा 2 पॉइंट कुछ करके, ठीक है। इसका आंसर हमारा 4 मतलब आप इसका आंसर निकाल के बताइए नॉर्मल। अब ये आ गया है 10 अपॉन 0.4, तो इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। इसका आंसर बताइए। सेकेंड हमारा क्वेश्चन है, एक खाली ट्यूब में, अब हमने सेकेंड क्या किया, एक खाली ट्यूब में 0.8 मोल हमें सब कुछ दिया गया है, ठीक है। 0.8 मोल हमें दिया गया है हाइड्रोजन वाली गैस में, और 6 लीटर ये दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे 12 लीटर ये दिया गया है। हमें कुछ नहीं देखना, लीटर लीटर यानी कि वॉल्यूम मिल गया हमें V1 और V2, मोल दे दिया है यानी कि N1 N2, ठीक है। तो N1 मिल गया है, N2 हमें ज्ञात करना है। N1 0.8 है, V2 क्या है हमारा 12 लीटर, और जो हमारा पहले का है वो है 6 लीटर। चलिए अब पुट कर देना है, तो V1 अपॉन N1 इजिकल टू V2 अपॉन N2, तो बराबर में क्या होगा V1 का मान 6 लीटर और N1 का मान 0.8 मोल, ठीक है। और इजिकल टू V2 का मान कितना दिया है 12 अपॉन N2 का मान कितना दिया है ज्ञात करना है। तो ये आ गया, ये हमने वैल्यू पुट कर दी। अब इसका आंसर निकाल के बताइए, ठीक है। क्लियर हो गया। अब थर्ड वाला जो है हमारा कि मैं निकाल देती हूँ, एक काम करती हूँ, ठीक है। आप लोग इसका आंसर वैसे निकाल के बताइएगा कितना आता है, सही है या गलत। तो इसमें क्या हो जाएगा कि 6 और 12 जो है ऊपर नीचे हो जाएगा, जैसे कि N2 इजिकल टू N1 इंटू V2 भागियत में V1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि N1 जो हमारा है 0.8 इंटू 12 अपॉन 6, तो 6 2 जा 12, तो अब 0.8 का इंटू 2 में करेंगे, तो 2 8 जा 16, ठीक है। 2 8 जा 16, 0 है तो 16 का 16 ही हो जाएगा, तो यहाँ पे 1.6 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। 1.6 क्या आंसर होगा मोल। और वैसे भी अगर आप नहीं कर सकते तो आप इतना दिमाग तो लगा ही सकते हैं कि 6 लीटर गैस में जब 0.8 है, ठीक है, तो 12 लीटर यानी दुगना करने पर क्या होगा 1.6 यानी 8 दूनी 16, ठीक है। लेकिन फिर भी हमें एवोगाद्रो संख्या से करना है, तो इस तरीके से हम आंसर निकाल सकते हैं। चलो अब थर्ड हमारा जो है कि कुछ लीटर गैस में भरे एक कंटेनर में, ठीक है, 0.7 मोल लिथियम गैस है, ठीक है। और यदि गैस का आयतन बढ़ाकर 9 लीटर कर दिया जाए तो अतिरिक्त 1.2 मोल लिथियम कंटेनर में डाल दी जाए तो गैस का प्रारंभिक आयतन क्या होगा। अब इसमें इन्होंने बहुत क्या कर दिया है, इसमें हमें किस चीज़ का मान दिया है, यानी कि V1 का मान नहीं दिया है और N1 का मान दिया है और V2 का मान और N2 का मान भी दिया है, ठीक है। तो V1 अपॉन N1 का मान हमारा N1 है 0.7 मोल और V2 का मान हमारा जो होगा वो होगा 9 अपॉन क्या 1.2। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, ये हमारे एवोगाद्रो संख्या आ जाएगी, ठीक है। तो बाकी जो हमारी क्लास है वो हम कल की क्लास में ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो मैं इस क्लास को ख़त्म करूँगी। बाकी जो क्वेश्चंस के जितने भी आंसर हैं आप मुझे कमेंट करके बताइए कि जो क्वेश्चंस आगे मैंने कराए थे वो सही हैं, मतलब उनके आंसर जो हैं वो आपसे निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। बाकी जो बचा हमारी इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी है वो मैं आपको कल की क्लास में समझाऊँगी, ठीक है।